नमस्कार। योग है जीवन शो में आपका स्वागत है। आइए शो की शुरुआत 3 बार ओम के उच्चारण से करते हैं। अपनी कमर गर्दन को सीधा रखेंगे, मुखमंडल पर मंद मुस्कान के साथ, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, माथे पर कोई शिकन नहीं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और मेरे साथ लंबी गहरी श्वास भरेंगे। शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को जोड़ लेते हैं और अच्छे से घर्षण कर लेते हैं ताकि पूरी योगिक ऊष्मा हमारे हाथों में धारण हो जाए। और फिर हम इस ऊष्मा को धीरे से अपनी आँखों पर, चेहरे पर, गर्दन पर और पूरे शरीर पर हल्का मसाज कर लें और धीरे से आंखें खोल लें। नमस्कार, मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आपका इस शो में स्वागत करता हूं। मैं पिछले 12 वर्षों से योग के क्षेत्र में कार्यरत हूं। आज आपके लिए लेकर के आया हूं एक बहुत ही खास कार्यक्रम, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसिडिटी के विषय पर। मेरे मुंबई से एक व्यूअर नीतू जी ने मुझसे ये रिक्वेस्ट करी थी कि हम लोग एसिडिटी के विषय पर, स्टमक डिसऑर्डर्स के विषय पर एक एपिसोड करें। तो आइए आज के एपिसोड में जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं ऐसा, क्या वो प्राणायाम है, क्या वो आसन है, क्या वो कारण होते हैं जिसकी वजह से एक व्यक्ति को गैस्ट्रिक इश्यूज, डाइजेस्टिव इश्यूज, एसिडिटी इश्यूज या अन्य किसी भी स्टमक रिलेटेड डिसऑर्डर से जूझना पड़ता है। शो की शुरुआत से पहले सबसे पहले जान लेते हैं क्या वो सूक्ष्म क्रियाएं हैं जो हम अपने अभ्यास में शामिल करें रोज़ाना। सबसे पहले शुरू करते हैं गर्दन के अभ्यास से और मेरे साथ स्थिरतापूर्वक कमर को सीधा रख करके अपनी गर्दन को लेफ्ट राइट दोनों दिशाओं में पूरी अच्छे तरीके से चलाना शुरू करते हैं। ध्यानपूर्वक पूरा ध्यान गर्दन पर और गर्दन को अच्छे से चलाने की कोशिश करते हुए 2-2 सेकंड रुकते हुए, तेज़ी बिल्कुल भी ना दिखाते हुए। इसी से हमारे गले में से जा रही मांसपेशियां और रक्त वाहिकाएं मजबूत होंगी और हमारे दिमाग तक भी ज़्यादा खून पहुंचेगा। हम ज़्यादा अवेक महसूस करेंगे, जागृत महसूस करेंगे। धीरे से गर्दन को ऊपर की तरफ ले जाकर के खींचते हुए आखिर के 10 होल्ड करते हैं इसको। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और घुमा लेते हैं एक बारी गर्दन को इस तरीके से सेमी सर्कल्स में। तीसरी बार भी, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार,
7वीं बार, 8वीं बार, 9वीं बार और 10वीं बार। अति उत्तम। थोड़ा सा कंधों को घुमाने का प्रयास। श्वास भरते हुए कंधे ऊपर की तरफ जाते हैं और श्वास छोड़ते हुए कंधे नीचे की तरफ आते हैं। ऊपर नीचे। शरीर से जितना काम करेंगे शरीर उतना स्वस्थ बनेगा। मन को जितना स्थिर रखेंगे मन उतना स्वस्थ बनेगा। इस बात को बस कभी भी ना भूलें अपने जीवन में। ये बात जिसने अपने जीवन में एक बार उतार ली उसका जीवन संपन्न, उसकी गाड़ी पार। तो अपने कंधों पर पूरा ध्यान देते हुए शरीर को चलाने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखने की कोशिश करेंगे। उल्टी दिशा में भी अपने कंधों को चलाएंगे थोड़ी देर के लिए। एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए हम अपने अभ्यास को जारी रखते हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ 10 टाइम्स के ट्रैप में फंसते हैं। क्योंकि यदि आप 10 टाइम्स के ट्रैप में फंसेंगे तो ईदर यू विल अंडर परफॉर्म और यू विल ओवर परफॉर्म। और 10 टाइम्स का ट्रैप तो ऐसा है जिसमें अक्सर व्यक्ति अंडर परफॉर्म ही करते हैं, क्योंकि उनकी क्षमता होती है मान लीजिए 15, 20, 25, 50 पारी करने की, और वो सिर्फ 10 पारी किसी अभ्यास को कर कर रह जाते हैं। आइए मेरे साथ थोड़ी सी स्पाइन ट्विस्ट करते हैं इस तरीके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मेरे CNS को अच्छा करने के लिए स्पाइन ट्विस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोनों पैरों को सामने लेकर के आते हैं और सबसे पहले पंजों को चला लेते हैं भीतर बाहर, भीतर बाहर, भीतर बाहर, ताकि मेरी पूरे शरीर जागृत हो जाए, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम जागृत हो जाए, मेरी हैमस्ट्रिंग्स थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाए, मेरे पैर थोड़े से खुल जाएं, मेरे घुटने थोड़े से मजबूत हो जाएं। सिर्फ और सिर्फ इन पैरों को भीतर बाहर इस तरीके से चलाने मात्र से मुझे जब इतने सारे लाभ होते हैं तो मैं क्यों ना इनको चलाऊं। मैं एक बारी आपके लिए दोहरा देता हूं। अगर मैं इस तरीके से अपने पैरों को भीतर बाहर चलाता हूं तो इससे मेरे घुटने मजबूत होते हैं, इससे मेरी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होती है, इससे मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाता है और इससे मैं ज़्यादा तरोताज़ा, रिफ्रेश्ड, रिजुविनेटेड, अवेक महसूस करता हूँ। मेरे साथ धीरे धीरे पैरों को इस तरीके से भी चलाएंगे, पिंडलियों से टैप टैप करने की कोशिश, क्योंकि आप जानते हैं पिंडलियाँ तो हमारे बॉडी का सेकंड हार्ट होती हैं और सेकंड हार्ट को फर्स्ट हार्ट को अगर सपोर्ट करना है तो उसे हेल्दी तो रहना पड़ेगा। भीतर बाहर अच्छे से टैप टैप तो देना पड़ेगा। पूरा ध्यान दे करके अपने अभ्यास पर, और फिर पैरों को भीतर बाहर भी लाना शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों पैरों को क्षमतानुसार एक साथ लाना शुरू करेंगे। यदि क्षमता के बाहर हो तो एक एक पैर को ही कंटिन्यू करेंगे। हम सभी को लगता है कि हमारे पास बहुत समय है, पर ये बात सच नहीं है। हमारे पास बहुत सारा समय नहीं है। ये शरीर की कैपेबिलिटीज़ जल्दी ही साथ छोड़ देती हैं, मिनट से पहले साथ छोड़ देती हैं, अंदाज़ा भी नहीं लगने देती। तो जब तक शरीर चल सकता है, ये पैर इस तरीके से भीतर आ सकते हैं, तब तक ले आओ। यदि इनका उपयोग कर लोगे तो ये क्षमताएं, ये कैपेसिटीज़, ये कैपेबिलिटीज़ बरकरार रहेंगी, अन्यथा आपसे छिन जाएंगी। दोनों पैरों को लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कोई मशीन को अगर ना इस्तेमाल किया जाए
तो वो मशीन में जंग लग जाता है, वो मशीन खराब हो जाती है। समय के साथ साथ समय का पहिया उस मशीन को ले डूबता है। ठीक उसी प्रकार शरीर चल रहा है तो शरीर को चला लो, अन्यथा नहीं चलाओगे, नहीं चलने लायक बचेगा। दोनों पैरों में गैप दे करके फिर इसे चला लेते हैं। एक पैर को सीधा रखने की कोशिश करेंगे और दूसरे को भीतर की तरफ मोड़ने का प्रयास करेंगे, पूरा ध्यान दे करके। और फिर हम दोनों पैरों को नीचे ले जाने का प्रयास करेंगे इस प्रकार। सारा खेल मन का है, ध्यान का है। आप जितना ध्यान पूर्वक अपने अभ्यास को करेंगे, जितना ध्यान एकाग्र रखेंगे अपने शरीर पर, उतना ही आपको लाभ मिलेगा। हम अपनी कलाइयों को चलाने का प्रयास करेंगे। अब अपनी कलाइयों को इस तरीके से गोल गोल घुमाएंगे और जैसे मैंने आपको कहा कि 10 टाइम्स के ट्रैप में नहीं फंसेंगे। यहाँ पर स्टूडियो में, इस शो में मेरे पास समय की पाबंदी होती है, इस वजह से मैं हर अभ्यास को कम समय के लिए करके दिखाता हूँ आपके लिए, ताकि आपको ज़्यादा ज्ञान दे पाऊँ, ज़्यादा नॉलेज दे पाऊँ, ज़्यादा अभ्यास सिखा पाऊँ। पर आप अपनी क्षमता और अपने समय के हिसाब से हर अभ्यास को ज़्यादा समय के लिए भी कर सकते हैं। इस कलाइयों को इस तरीके से घुमाने मात्र से आपके सर्वाइकल पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। आपकी सर्वाइकल बोन बहुत अच्छी हो जाती है, मसल सर्वाइकल की बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाती हैं, क्योंकि हमारे शरीर के 3 हिस्से होते हैं मुख्य तौर पर। हमारा सर्वाइकल से रिलेटेड होता है, सर्वाइकल से जुड़ा हुआ होता है हमारा सिर और हमारे हाथ। हमारी थोरैसिक से जुड़ा हुआ होता है हमारा टॉर्सो, और हमारे लंबर से जुड़ा होता है हमारा हिप और हमारे पैर। तो अगर हमारे यहाँ उंगली में भी दर्द हो रहा हो तो उसका कारण हमारी खराब सर्वाइकल स्पाइन हो सकती है। या तो हम अपनी सर्वाइकल स्पाइन पे इलाज कर लें या फिर हम अपने हाथों को हिला लें, वाइस वर्सा। दोनों ही चीज़ें आपकी टोटल ओवरऑल सर्वाइकल हेल्थ को बेनिफिट देंगी। इसी तरीके से या तो आप अपनी लंबर स्पाइन को मजबूत कर लें या आप अपनी लेग्स को मजबूत कर लें, दोनों चीज़ें एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी, दोनों चीज़ें एक दूसरे को मजबूत करेंगी। आइए मेरे साथ थोड़ा सा कंधों को और घुमाते हैं। ठीक इस प्रकार हाथों को मैंने रखा और कंधों को घुमाया एक बारी रिलैक्स करने के लिए, और फिर इसी को उल्टी दिशा में रिलैक्स करने के लिए घुमाया अच्छे से, और अपने आप को मैंने शांत किया। आज हम लोग बात कर रहे हैं एसिडिटी के विषय पर। जान लेते हैं क्या वो ऐसे कारण होते हैं जो एक व्यक्ति को एसिडिटी का शिकार बना देता है, एसिडिटी जैसी समस्या से जूझने पर मजबूर कर देता है। देखिए, वैसे तो एसिडिटी कोई खास समस्या नहीं है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बहुत आम समस्या है और कॉमनली हो जाती है। पर अगर इसका सही समय पर उपचार न किया गया, सही समय पर रोकथाम नहीं की गई, तो यही समस्या आगे बढ़कर बहुत बड़ी हो जाती है और बहुत ज़्यादा मैलिग्नेंट हो जाती है। इसके लिए हमें कारण बहुत जल्दी समझने चाहिए कि हम क्या कारण है वो जिसकी वजह से हमें एसिडिटी की समस्या हो रही है, क्योंकि कारण को समझ जाने मात्र पर ही हम आधी से ज़्यादा रोकथाम तो स्वतः ही आधी से ज़्यादा क्योंकि कारण को समझ लेने पर आधी से ज़्यादा रोकथाम तो स्वतः ही हो जाएगी। देखिए, यदि हम बहुत ज़्यादा मिर्च का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यदि हम खाने को ठीक से च्यू नहीं करते तो पित्त का प्रकोप हमारे शरीर में बढ़ जाता है। एसिडिटी कुछ नहीं है, केवल और केवल शरीर में एसिड का बढ़ जाना है। एक होती है मसल जिसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर मसल। स्फिंक्टर मसल एक वॉल्व की तरह होती है, जो वॉल्व कम एक्सरसाइज करने पर
या बहुत बुरा डाइट, बहुत बुरी लाइफस्टाइल रखने पर मजबूत नहीं रहता, जिसकी वजह से एसिड ऊपर की तरफ आता है। वो जब वॉल कमज़ोर हो जाती है तो फिर एसिड रिफ्लक्स होने की समस्या या फिर खट्टी डकारें आने की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हमें करना क्या है कि हमें बहुत ज़्यादा पानी पीना है, क्योंकि पानी कम पीने पर भी हमें एसिडिटी जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा बिंज ईटिंग, हम गैर समय पर भी जब अगर खाना खाते हैं या फिर चलते फिरते कभी बिस्किट खा लिया या फिर कभी भुजिया खा ली या फिर कोई भी ऐसी चीज़ खा ली जो कि हमारे सिस्टम को सपोर्ट नहीं करती, तो उससे भी हमारा सिस्टम समझ नहीं पाता कि कब उसे एसिड रिलीज़ करना है और कब उसे डाइजेस्टिव सिस्टम को वापस से चालू करना है, तो उसकी वजह से भी हमारा पित्त बढ़ जाता है। इसके अलावा अल्कोहल या ड्रिंकिंग तो बहुत बड़ी एक समस्या है ही। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, यदि आप बहुत ज़्यादा पेप्सी, सोडा, कैंड बहुत ज़्यादा पीते हैं, बियर का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, तो इससे भी आपको एसिडिटी की समस्या हो सकती है। बहुत ज़्यादा सुबह सुबह उठ करके चाय पीने से भी एसिडिटी की समस्या हो सकती है, शरीर में अम्लता बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारी ईसोफेगस की लाइनिंग डिस्ट्रॉय होने लगती है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पेट में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव बनना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से हमें एसिडिटी की समस्या हो जाती है। इसके साथ साथ यदि हम बहुत ज़्यादा मैदा का सेवन करते हैं जो कि हमें ढंग से पचता नहीं है, तो भी हमें एसिडिटी की समस्या हो जाती है। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक सबसे महत्वपूर्ण आसन से, मंडूक आसन से, जो हम अपने एसिडिटी की समस्या को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। क्या करना है सरलता से, मुझे सबसे पहले वज्र आसन में आनंद से बैठ जाना है, अपनी कमर सीधी कर लेनी है, मुखमंडल पर एक मंद मुस्कान रख लेनी है और शांति का एहसास करते हुए अपने दोनों हाथों को इस प्रकार, मतलब अंगूठे भीतर और 4 उंगलियां बाहर रखते हुए नाभि के अगल बगल 4 उंगल का फासला रखते हुए अपने दोनों हाथों को यहाँ पर रख लेना है और धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर जाना है। श्वास को रोक के रखने की कोशिश करनी है और धीरे से श्वास भरते हुए वापस आ जाना है और अपने आप से वादा करना है कि लेट नाइट खाना हमने कभी नहीं खाना। अगर लेट नाइट खाना खाएंगे तो पित्त हमारे शरीर में बढ़ा रहेगा, एसिडिटी की समस्या कभी भी ठीक नहीं होगी। आइए दोबारा से मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, नीचे जा कर के श्वास रोकने की कोशिश करेंगे, अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करेंगे, पेट को दबने देंगे, पैनक्रियास को दबने देंगे, अपने चेहरे पर भारीपन महसूस करेंगे और धीरे से श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। मुखमंडल पर मंद मुस्कान जो है वो आपको विनम्रता देगी, आपके माइंड को रिलैक्स करती है, आपके माइंड में गुड हार्मोन्स के प्रोडक्शन को प्रमोट करती है, जिसकी वजह से आपके शरीर में पित्त कम होता है। तो दिमाग को ठंडा रखेंगे तो पेट भी ठंडा रहेगा। तीसरी बार मंडूकासन का अभ्यास। शांतिपूर्वक तरीके से श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, आनंद से बिल्कुल आखिर के 10 गिनेंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और धीरे से श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। अब मैंने आपको शो की शुरुआत में बताया था कि सूक्ष्म क्रियाओं के समय पर पंजों को भीतर बाहर चलाने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है। पंजों को भीतर बाहर इसलिए चलाना ज़रूरी है क्योंकि जब हमारी एंकल जॉइंट होता है, एंकल जॉइंट का फ्रंट हिस्सा, इसमें कुछ नसें होती हैं, कुछ नाड़ियाँ होती हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से डायरेक्टली जुड़ी हुई होती हैं। यदि हम वज्रासन में इस तरीके से अपने आप को स्थिर करें तो भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है और इसको वापस से हमने काउंटर भी करना है। इन्हीं मांसपेशियों को हमने काउंटर करने के लिए
काग आसन का अभ्यास करना है। काग आसन में अपने आप को स्थिर करना है, रोकना है और अपने आप को एकाग्र करना है। आखिर के 10 गिनेंगे मात्र। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से कागासन में आने के बाद 10 सेकंड रोकने के बाद वापस से काउंटर करेंगे और वज्रासन में आ जाएंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल यहाँ पर हो क्या रहा है। मैं वज्रासन के थ्रू या मंडूक आसन के थ्रू या कागासन के थ्रू केवल और केवल अपने एब्डोमेन को स्टिमुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने एब्डोमिनल मसल्स को मसाज देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। आइए मैं सुप्त वज्रासन की ओर बढ़ूंगा। अब थोड़ा सा मैट के अग्रभाग में आएंगे और पीछे की तरफ लीन होना शुरू करेंगे ताकि मेरा एब्डोमेन मसल्स खिंचें। धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे, कोहनियां रखेंगे, आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आ जाएंगे। जितना ज़्यादा अपने एब्डोमेन को स्टिमुलेट करेंगे, अपने एब्डोमिनल के ऑर्गन्स की मसाज करेंगे, अपने एब्डोमेन को स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके एसिडिटी की समस्या ठीक होगी। आइए मेरे साथ दोनों पैरों को फैला करके अपने पैरों को भीतर की ओर कस के बैठेंगे। काउंटर पोज करने की कोशिश करेंगे। अपने आप को बंद करेंगे, अपने आप को सिकोड़ लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और फिर धीरे से मेरे साथ नौका आसन के अभ्यास में आ जाएंगे। आखिर के 10 गिनेंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आ जाएंगे। जैसे कि शो की शुरुआत में मैंने आपको संकेत दिया था, इशारा दिया था कि मेरे पास स्टूडियो में समय की पाबंदी होती है, इसलिए मैं हर चीज़ को 10 सेकंड काउंट करके आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। पर आप कृपया करके 10-10 के ट्रैप में नहीं फंसेंगे। मेरे साथ बढ़ते हैं वक्रासन के अभ्यास में। वक्रासन अगेन एब्डोमेन की ट्विस्टिंग के लिए एक बहुत ही बेहतरीन आसन। केवल और केवल आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से साइड चेंज कर लेते हैं। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आते हैं, बढ़ते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन की ओर। अर्ध मत्स्येंद्र और वक्रासन में 2 ही अंतर होते हैं। एक तो पैर मुड़ करके भीतर चला जाता है और पीछे ज़मीन पर रखा हुआ हाथ मुड़ करके कमर पे लग जाता है। देखेंगे मैंने जैसे पहले वक्रासन किया था, ये वक्र था मेरा। अब मैं इसमें ये वाले पैर को भीतर लगा लूँगा और इस हाथ को मुड़ करके यहाँ पे रख लूँगा। आखिर के 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आइए मैं आपको इसी आसन को साइड से दिखा देता हूँ। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आएंगे और साइड बदल लेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आते हैं, तितली संचालन की ओर अग्रसर होते हैं। दोनों पैरों को इस तरीके से हाथों से पकड़ के घुटनों को ऊपर नीचे चलाने का प्रयास, इस दौरान कमर को बिल्कुल सीधा रखने का प्रयास और उस सृष्टि पर विश्वास। भीतर बाहर पूरा ध्यान देते हुए कुछ देर चलाने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से मेरा तितली संचालन का अभ्यास। बढ़ते हैं अपने अगले अभ्यास की ओर, जो कि है चक्की संचालन का अभ्यास। चक्की के लिए मैं अपने दोनों पैरों को फैला भी सकता हूँ, सीधा भी रख सकता हूँ और इस तरीके से सुख आसन में भी रख सकता हूँ। ये बिल्कुल आप पर निर्भर करता है। हम इस तरीके से फिर चक्की को चलाना शुरू करेंगे। अच्छे से जितना आगे तक जा सकते हैं उतना आगे तक जाएंगे। 3, श्वास छोड़ते हुए हम नीचे जाते हैं, श्वास भरते हुए हम ऊपर आते हैं। अब नीचे और ऊपर की डेफिनेशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र नीचे जाना कहलाता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र ऊपर आना कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से हाथों में भी यहाँ से यहाँ तक का सफ़र ऊपर आना कहलाता है और यहाँ से यहाँ तक का सफ़र नीचे जाना कहलाता है। अपनी चक्की को कंटिन्यू करते हैं। नीचे जाते हुए हाथों को श्वास छोड़ेंगे और ऊपर हाथों को लाते हुए श्वास को भरेंगे। बहुत आनंद के साथ अपने कर्म पर भरोसा करते हुए, ये मानते हुए कि जो हम कर रहे हैं इस समय पर वह सबसे उत्तम है और उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। हम इससे बेहतर कुछ कर ही नहीं सकते। यही सबसे उत्तम है, सबसे बेहतर है। हम उल्टी दिशा में भी चक्की को घुमाएंगे कुछ देर, पूरा ध्यान देते हुए अपने अभ्यास पर, अपने शरीर पर हो रहे लाभ पर। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि अंत तक केवल और केवल ये शरीर ही काम आएगा, ना कोई दौलत, ना कोई बंगला, ना कोई गाड़ी। केवल और केवल ये शरीर ही परम खजाना है। ये शरीर ही एक ऐसा इक्विपमेंट है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, औजार है, जिससे आप ये सभी मटेरियल चीज़ें क्षण भर में वापस पा सकते हैं। पर एक बारी शरीर छिद जाने के बाद, शरीर के चले जाने के बाद, शरीर के खराब हो जाने के बाद शरीर को दोबारा पा लेना असंभव जैसा हो जाता है। शुरू में मैंने आपको बताया था कि एसिडिटी कोई गंभीर विषय नहीं है, पर यदि समय से हैंडल नहीं किया गया, समय से एड्रेस नहीं किया गया, तो एसिडिटी ही बढ़कर बहुत बड़ा विषय बन जाता है। अल्सर्स की तरफ हमें ले जाता है।
हमारी एपिडर्मिक लेयर को ख़त्म कर देता है, ईसोफेगल लेयर को ख़त्म कर देता है, इनर लाइनिंग को, वॉल्स को ख़त्म कर देता है और हमें कई अन्य समस्याएं भी दे देता है। आइए जान लेते हैं वो क्या ऐसे लक्षण होते हैं जिसे देख करके एक व्यक्ति साफ जाहिर रूप से बता सकता है कि उसे ज़रूर एसिडिटी की शिकायत हुई है। सबसे पहले तो शरीर में पित्त के बढ़ जाने पर शरीर में ऊष्मा बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती है, अर्थात हमें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, हमें ओवर स्वेटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हमें डिहाइड्रेशन भी देखने को मिलता है। इसके साथ साथ व्यक्ति को पाचन तंत्र संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं और सुबह सुबह स्टूल पास करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। स्टिफनेस भी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन हो जाती है, एसिडिटी की समस्या की वजह से पाइल्स की भी शिकायत हो सकती है। इसके साथ साथ यदि व्यक्ति को एसिडिटी की शिकायत हो तो उसका मुंह भी बहुत ज़्यादा सूखता है और आंखों के नीचे काले घेरे भी आ जाते हैं। स्किन पर भी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस देखने को मिलती है, नाखून भी हमारे खुरदुरे होने लगते हैं, अनइवन होने लगते हैं और जगह जगह शरीर में ड्राई स्किन या ड्राई पैचेस या स्किन डार्कनिंग भी देखने को मिलती है। हमें बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी से गुस्सा भी आता है, हमारा मूड भी चेंज हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा उग्र बन जाते हैं और हमारे को बहुत ज़्यादा तला भुना या फिर जंक फूड खाने की तलब भी बढ़ जाती है। इसके साथ साथ यदि आपको एसिडिटी की शिकायत हो तो आपको पेट में दर्द रहना भी बहुत आम है, हार्ट बर्न भी बहुत आम है, एसिड रिफ्लक्स भी बहुत आम है, ऊपर की तरफ आपको खट्टी डकारे भी आना बहुत आम हो जाता है और गैस्ट्राइटिस की समस्या भी आम हो जाती है, क्योंकि बॉडी में फूड का डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, इंस्टेड फर्मेंटेशन होने लगता है। इससे बचने के लिए क्या वो ऐसे आसन हो सकते हैं जो हम अपनी एसिडिटी को प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कर सकते हैं? ब्रेक से पहले मैंने आपको बहुत सारे बताए और थोड़े से जान लेते हैं। अब शुरुआत करते हैं पाद उत्तान आसन से। पाद उत्तान आसन के लिए मैं सरलता से ज़मीन पर लेट जाऊं और धीरे से अपने दोनों पैरों को ज़मीन से 45 डिग्री के एंगल पर ऊपर उठा लूं। आखिर के 10 गिन लेते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से सेतु बंद आसन की ओर अग्रसर होते हैं। सेतु बंद आसन करने से हमारी जंघाएं भी मजबूत हो जाती हैं, हमारी पिंडलियां भी मजबूत हो जाती हैं और हमारी कमर भी बहुत मजबूत हो जाती है। इसके साथ साथ खून जो है वो मस्तिष्क तक पहुंचने लगता है, क्योंकि हम काफ़ी इन्वर्टेड पोज में होते हैं। खून मस्तिष्क तक पहुंचने की वजह से मस्तिष्क की कार्यक्षमताएं बढ़ जाती हैं, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। सेतुबंद आसन हमें हमेशा अपने बच्चों को ज़रूर करवाना चाहिए ताकि उनका पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान लग पाए और वो अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर पाए। हम धीरे से नीचे आ जाते हैं पवन मुक्तासन में। पवन मुक्तासन जैसे कि नाम से ही सजेस्टेड है, पवन को मुक्त कर देने वाला, गैस्ट्राइटिस की समस्या को ठीक कर देने वाला आसन, उदर प्रदेश के सभी रोगों को ठीक कर देने वाला आसन। धीरे से वापस और मरकट आसन में अपने आप को
आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और एक साइड चेंज करेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। हम धीरे से अपने घुटने पर पैर को रख करके अपने घुटने को भीतर की ओर खींचने का प्रयास करेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। पैर चेंज कर लेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। पुनः दोहरा लेते हैं और इस बार अपनी जंघा को नहीं, अपने घुटने को ही पकड़ने का प्रयास करेंगे, जिससे हम और ज़्यादा अंदर की तरफ आ जाएंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से पैर बदलेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आ जाएंगे। 1 मिनट का शवासन लेंगे, अपने आप को आराम देंगे, अपनी श्वासों को सामान्य करेंगे। कमर को बिल्कुल सीधा व आरामदायक, अपने आप को शिथिल करने का प्रयास व अपने ध्यान को केवल और केवल अपने शरीर पर रखने का प्रयास। आखिर के 10 होल्ड करते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आएंगे और पलट जाएंगे। BMC हिंदी बदले जी।